हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। आज का जो वीडियो है वो उत्तराखंड समसामयिक घटनाक्रम से है, यानी करंट अफेयर से है। तो जो आज का वीडियो है वो आपका करंट अफेयर से है, और करंट अफेयर में भी हमारा जो ये वीडियो है वो डेडिकेटेड है बजट को, उत्तराखंड के बजट को, जो 2025-26 का हमारा जो ये प्रस्ताव, मतलब एक तरह से प्रस्ताव आया 20 फरवरी को राज्य विधानसभा में उत्तराखंड के आगामी वर्ष का, यानी 2025-26 का बजट जो प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बजट जो होता है वो आप जानते ही हैं। थोड़ा सा हम केंद्रीय बजट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक केंद्रीय बजट होता है जो केंद्र सरकार प्रस्तुत करती है, और एक राज्यों का बजट होता है जो राज्य सरकार प्रस्तुत करती है। और केंद्र सरकार जो बजट पेश करती है वो संसद में, और राज्य सरकार जो पेश करती है वो केंद्र सरकार संसद में, और राज्य जो है वो राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करते हैं। तो जो केंद्र सरकार का बजट है, थोड़ा सा पहले उसमें डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार का जो बजट होता है वो संविधान के भाग 5 में, जिसमें कि 100 अनुच्छेद होते हैं संविधान के भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। और इस जो भाग में 5 अध्याय होते हैं, और इसका जो दूसरा अध्याय होता है वो होता है संसद। तो इस संसद वाले अध्याय में ही अनुच्छेद होता है 112, अनुच्छेद 112। तो यहाँ लिख रखा है भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में आपका एक अनुच्छेद है जिसको हम कहते हैं 112। तो इसमें आपका केंद्रीय बजट का प्रावधान है, ध्यान रखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 112 है। कहाँ पर है ये? भाग 5 में, अध्याय 2 में, और अनुच्छेद हो गया 112। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण ही आम भाषा में बजट कहलाता है, और इसको प्रस्तुत करवाता है राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के समक्ष, संसद के यानी कि दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराता है। तो ये कहलाता है वार्षिक वित्तीय बजट। और ये बजट जो होता है ये होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे ही हम बजट कहते हैं। ये आगामी वर्ष के लिए होता है, और इसे केंद्रीय स्तर पर प्रस्तुत करवाते हैं, वो करवाते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। और इसके बाद आता है राज्यों का बजट। आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यों से संबंधित उल्लेख है। तो राज्यों के संबंध का उल्लेख जो है वो भाग 6 में है भारतीय संविधान के। कुल भाग आप जानते हैं 22 है। 5वां भाग आपका संघ से संबंधित होता है, और 6ठा भाग राज्यों से संबंधित होता है। तो राज्यों का बजट भाग 6 में उल्लेखित है, और भाग 6 में राज्यों से जुड़े प्रावधान होते हैं। इसमें से भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद होते हैं, और ये जो इसी में ही एक अनुच्छेद है 202, जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित होता है। और बजट जो होता है वो राज्यपाल महोदय राज्य विधानमंडल के जो सदन होते हैं, या सदनों, 2 सदन जहाँ होते हैं, यानी जैसे यूपी में है 2 सदन है, उत्तराखंड में एक ही सदन है, तो उनके समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय बजट हो गया भाग 5 में। भाग 5 में जो अनुच्छेद होते हैं वो 52 से लेकर 151 तक, और इसमें एक अनुच्छेद होता है अध्याय 2 में। अध्याय 2 में एक अनुच्छेद है 112, वहाँ पर आपका ये बजट का प्रावधान है। इसी तरह से भाग 6 में जो अध्याय है प्रथम, उसमें आपको मिलेगा अनुच्छेद 200। ये देखिए, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 शामिल हैं, और इसमें आपको मिलेगा अनुच्छेद 202, जिसमें कि बजट का यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति महोदय और राज्य स्तर पर राज्यपाल महोदय ये बजट प्रस्तुत करवाते हैं।
यानी सरकार प्रस्तुत करती है, वित्त मंत्री इस बजट को संसद में या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत कराते। अब थोड़ा सा जो है कुछ बजट के संबंध में टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले है राजस्व प्राप्तियां। तो ये सरकार की ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिसके लौटाने का दायित्व सरकार का नहीं होता है, और ना ही ये कोई संपत्ति की बिक्री करके ली जाती है। जैसे आम भाषा में हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति की आय जो होती है, कोई ना कोई हर कोई काम करता ही है, तो उसकी जो आय होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो उसने कोई अपनी आमदनी करी है हर महीने या हर साल, किसी को सैलरी मिली है, किसी को मजदूरी मिली, किसी को मुनाफा हुआ है, ये सब आय जो हो गई आपकी, ये तो हो गई रेवेन्यू रिसीट यानी राजस्व प्राप्तियाँ। और कई बार हम आमदनी करते हैं, जैसे आपने मोटरसाइकिल बेच दी तो आपको 50,000 मिल गए, ये आपकी रेवेन्यू रिसीट नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है। अभी आप नीचे पढ़ोगे, ये पूंजीगत प्राप्तियाँ, इसमें आपने कुछ बेच दिया है तब आपको मिला है। लेकिन अगर आपने कोई काम किया है, सैलरी मिली है, किसी अन्य स्रोत से आमदनी हुई है, दुकान चलाते हो तो आपको आमदनी हुई है, वो राजस्व प्राप्तियां होंगी। सरकार का भी ऐसा ही होता है। सरकार के पास आपका जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, इसको लौटाने का दायित्व सरकार का नहीं होता। ना ही ये कोई चीज़ की बेच के, कोई संपत्ति, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री बेच के सरकार को मिलती है या ज़मीन बेच के मिलती है, ये ऐसी नहीं है। बल्कि ये तो सरकार की एक तरह से शुद्ध आमदनी कह सकते हैं, और इसमें कोई सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ती है। सरकार को इसके बदले में कुछ भी देना नहीं होता। ये दो प्रकार की होती हैं राजस्व प्राप्तियाँ। एक आपका जो है कर राजस्व होता है, और एक जो होता है वो होता है गैर कर राजस्व। कर राजस्व जैसे नाम से ही पता लग रहा है, आप सुने होंगे कर, बहुत तरह के कर लगते हैं। टैक्स जिसको कहते हैं आयकर, ये व्यक्तिगत स्तर पर लगता है। अगर मैंने आमदनी कर ली, जैसे अब आपने सुना होगा बजट में 12 लाख तक की छूट है, अगर 12 लाख से ज़्यादा आमदनी कर ली तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से कंपनियां जो मुनाफा कमाती हैं उन पर जो टैक्स लगता है उसे निगम कर या कारपोरेट टैक्स कहते हैं। इसी तरह से किसी भी वस्तु की बिक्री कर जो कर लगता है उसे बिक्री कर कहते हैं, जिसे आज हम कह देते हैं जीएसटी। तो जीएसटी आपका जो है क्या नाम कहते हैं, आज के समय में रहता है ये। तो ये तीनों चीज़ें सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा सरकार का राजस्व और भी होता है। जैसे कि सरकार ने कोई फ़ीस ले ली, आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हो वो भी फ़ीस लगती है, आप डीएल बनवा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो, उसमें फ़ीस लग रही है, सरकार को कहीं से कोई ब्याज मिल रही है। तो ये सब आपका गैर कर राजस्व होता है, गैर कर राजस्व। तो इस तरह से आपका सरकार के पास जो प्राप्तियां आ रही हैं, राजस्व प्राप्तियां, वो दो तरह की होती है, कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। अब आ गई पूंजीगत प्राप्तियां। अब सरकार ने कोई, अभी जैसे मैंने बताया था, आपने कोई सामान बेच दिया, उससे जो प्राप्ति होगी, आपने प्लॉट बेच दिया, मकान बेच दिया, तो आपके एसेट्स कम हो गए। अब अगर आपने कहीं आपने ज़मीन बेच दी तो अब आपके ऊपर है कि भाई मेरा क्या हो गया, एसेट बिक गया, इससे आपकी परिसंपत्तियों में कमी आ गई। तो बिल्कुल ऐसे ही सरकार के पास कुछ प्राप्तियां ऐसी होती हैं जो उसकी परिसंपत्तियां बेच के प्राप्त होती हैं। यानी सरकार ने कोई इंडस्ट्री बेच दी, सरकार ने कोई कंपनी बेच दी, सरकार ने आपका फॉरेस्ट बेच दिया, कुछ भी बेच दे तो वो उससे सरकार की परिसंपत्ति में कमी आ जाती है। पैसा तो ज़रूर आ जाता है। तो ये जो पैसा आता है इसे कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। अब ये या सरकार कभी किसी से लोन ले ले, जैसे लिख रखा है सरकार ने, आपने ऋण ले लिया, तो ऋण ले लिया, सरकार के पास पैसा तो आ गया, लेकिन ऋण क्या बढ़ा गया, आपकी उत्तरदायित्व यानी लायबिलिटी बढ़ा गया। क्यों लायबिलिटी बढ़ा गया? क्योंकि ये ऋण को देना तो वापस पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सरकार ने देश के अंदर से ऋण लिया है, विदेश से ऋण लिया है। जैसे भारत सरकार ने बुलेट परियोजना के लिए जापान से ऋण लिया है, तो ये देना तो पड़ेगा ही। रिजर्व बैंक से लिया जाने वाला ऋण, तो रिजर्व बैंक भी सरकार को लोन देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एसेट्स नहीं, एक तरह से ये एक तरह से लायबिलिटी होती हैं, लायबिलिटी बढ़ जाती है। अब ऐसा ही आपका राजस्व व्यय है। जब सरकार जो प्राप्त करती है उसे कहीं ना कहीं खर्च कर देती है, तो सरकारी विभागों को खर्च करने वाला, सरकारी विभागों को चलाने वाला खर्च, सरकार सब्सिडी भी देती है अनाज पर, खाने पर, कर्ज पर ब्याज की अदायगी, राज्य सरकारों को अनुदान, ये सब आपका सरकार का क्या होता है,
राजस्व व्यय होता है। इससे सरकार की उत्पादन क्षमता का विस्तार नहीं होता, ना ही कोई सरकार को आमदनी होती है। इससे इससे सरकार को कोई आमदनी नहीं होती। तो ये राजस्व प्राप्तियाँ होती है। ऐसे ही पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय आप कहते हैं जिसमें कि सरकार की परिसंपत्तियाँ बढ़ती हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे सरकार ने कोई सड़क बना दी तो सरकार की संपत्ति बढ़ गई, अब इस पर टैक्स लगाएगी सरकार और सरकार की आमदनी होगी। तो भविष्य में आपका स्कूल खोल दिए, तो स्कूल खोलने से भविष्य में मानव संसाधन पैदा होता है, वो भी सरकार की आय एक तरह से मानी जाती है। अगर एक अच्छा मानव संसाधन सरकार ने बना दिया है तो वो एक एसेट है देश के लिए। तो ये जो होता है ये कहलाता है आपका पूंजीगत व्यय। इसके बाद आप देखेंगे दो तरह का, एक और तरह का व्यय भी होता है। एक होता है योजनागत व्यय। योजनागत व्यय किसे कहते हैं, जहाँ पर सरकार की कोई परिसंपत्ति का सृजन होता है, निर्माण होता है। जैसे कि स्कूल, पुल, अस्पताल, ये आपका सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण हुआ, ये योजनागत व्यय हो गया। और गैर योजनागत व्यय होता है जिस पर सरकार को कोई लाभ नहीं मिलता, ठीक है, ना ही कोई विकास का काम होता है। इसमें इसमें विकास का कोई काम नहीं होता। जैसे कि रक्षा व्यय है, अब इससे कोई फ़ायदा प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है। पेंशन सरकार दे रही है, प्रत्यक्ष तौर पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। महंगाई भत्ता आप जानते हैं हर 6 महीने में सरकार, भारत सरकार और उसके बाद फिर राज्य सरकारें बढ़ाती हैं। दिवाली और होली के आसपास ये बढ़ता है। बाढ़, सूखा आदि पर किया गया खर्च, तो ये सारा आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है जिससे सरकार को कोई लाभ नहीं होता, यानी ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद एक टर्म और आती है फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट आपका क्या बताता है कि सरकार की जितनी भी बजट में आय हुई है, यानी बजटरी आय, और सरकार का जितना बजट में एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्च हुआ है, उसके बाद सरकार के पास कितनी लायबिलिटी बच गई है, यानी अब सरकार ने कितना पैसा किसी न किसी को देना है। जैसे राजकोषीय घाटा हो गया, इसमें भारत, ये जो कंसेप्ट है ये भारत में लाए थे पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, जिनका अभी हाल ही में कुछ समय पहले देहांत हो गया है। तो ये रेवेन्यू, ये जो फिस्कल डेफिशिएट है, ये क्या चीज़ है, ये आपका शो करता है कि सरकार की कुल लायबिलिटी, यानी सरकार ने कितना पैसा कहीं ना कहीं देना है, सरकार की कुल लायबिलिटी कितनी है। अब इसमें क्या आ सकता है, सार्वजनिक ऋण या रिजर्व बैंक से ऋण, ये दोनों को जोड़ देंगे तो सरकार की लायबिलिटी यानी राजकोषीय घाटा आ जाएगा। अब इसे और तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। राजकोषीय घाटा आपका संपूर्ण व्यय माइनस संपूर्ण प्राप्तियां, यानी सरकार का कुल खर्चा और सरकार का कुल प्राप्तियां प्लस आपका सरकारी दायित्व, ये जो मिला के आपका निकलेगा तो राजकोषीय घाटा, यानी सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियों से अधिक व्यय कर लेगी, यानी संपूर्ण व्यय अधिक है और संपूर्ण प्राप्तियां और सरकारी दायित्व ज़्यादा है, तो इस तरह से आपको घाटा होगा ही होगा। तो ये बताती है कि सरकार का ये आधिक्य है। अब ये आया कहाँ से, ये एक कानूनी इसको जामा पहनाया गया था, किसमें, संसद में। आप जानते हो कानून बनता है तो वर्ष 2003 में ये पारित किया गया था, 2000 में प्रस्तुत किया गया था। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसमें राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए ये राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसको आप कह सकते हैं फिस्कल FRBM बोलते हैं। अभी आप आगे उत्तराखंड के बजट में देखोगे, FRBM मतलब होता है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। FRBM एक्ट के तहत एक ये कहा गया है कि FRBM एक्ट में ये कहा गया है कि वित्तीय अनुशासन आप बनाओगे, यानी कि राजकोषीय घाटा कम से कम होना चाहिए। इसमें कुछ एक पहले समय में तो 3% निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में कोरोना आ गया तो समय समय पर इसे संशोधित किया जाता है। तो अब आपका हम देखेंगे उत्तराखंड सरकार का बजट। उत्तराखंड सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण उत्तराखंड सरकार ने प्रस्तुत किया है। अब पहले थोड़ा सा, जब भी हम पढ़ते हैं तो पहली चीज़ ज़रूर ध्यान रखते हैं, तो उत्तराखंड का पहला बजट जो प्रस्तुत किया था
वो वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद अब की बजट की बात करते हैं तो वर्तमान बजट जो प्रस्तुत किया गया था वो 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। ये बजट जो था वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा था, यानी 1,01,175,33 करोड़ का। अगर आप इसे याद करना चाहेंगे तो याद ज़रूर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपटीशन में पेपर में ये आएगा। 101 175 याद कर लेंगे तो ज़्यादा ईजिली याद हो जाएगा। 101 175 करोड़ का बजट है। अब ये बजट जो है वो 7 बिंदुओं पर केंद्रित है, जिसमें कृषि है, उद्योग है, सबसे पहले एग्रीकल्चर है, कृषि है, उद्योग है, ऊर्जा है, अवसंरचना है, संयोजकता है, पर्यटन है और आयुष है। ये आपका बजट इन 7 बिंदुओं पर केंद्रित है और इसे कहा गया है सप्तऋषि। इसके अलावा इस बजट में एक कंसेप्ट और दिया गया है जिसको कहा गया है नमो बजट। नमो बजट एन से हो गया आपका नवाचार। नवाचार मतलब होता है इनोवेशन, यानी कोई नया काम आप कर रहे हैं, पुरानी परंपरा को छोड़कर नया काम कर रहे हैं, उसे नवाचार कहते हैं। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, यानी आपका एन से नवाचार हो गया, ए से आपका आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो गया, और फिर एम से हो गया महान विरासत, और ओ से हो गया ओजस्वी मानव संसाधन। तो इस तरह से ये नमो बजट प्रस्तुत किया गया है। ये नमो बजट में जैसा नाम से पता लग रहा है, सबसे पहले नवाचार। नवाचार मतलब क्या है, नई चीज़ क्या की गई है, तो ये सारी चीज़ें नई हैं। इसमें आप अगल बगल में देख रहे होंगे कि स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यूसीसी वगैरह में भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, यानी नए नए काम कर रहे हैं। इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तरीका है। तो ये कुछ आपके पेपर में आने वाली चीज़ नहीं है, वही चीज़ें दिमाग में स्टोर रखनी चाहिए जो पेपर में आ जाएं। अब आत्मनिर्भर बजट है। आत्म एन ए हो गया, नमो के बाद नवाचार के बाद आपका हो गया ए, यानी आत्मनिर्भर उत्तराखंड। और ये आत्मनिर्भर उत्तराखंड सप्तऋषियों के आधार पर बनेगा। ये सप्तऋषि कौन से हैं? कृषि, ऊर्जा, संयोजकता, आयुष और उद्योग, अवसंरचना और पर्यटन। ये 7 बिंदु हैं या 7 ऋषि हैं जो हमारे उत्तराखंड के आत्मनिर्भरता के आधार हैं। तो इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे, सप्तऋषि आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे एम से आ गया महान विरासत। महान विरासत में आप जानते हैं शीतकालीन यात्रा पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आने वाले हैं शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड के लिए। इसके अलावा मुखवा में आने वाले हैं, अभी तारीख फिर से शायद नई निर्धारित होगी, मार्च में आएंगे। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा की जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है शारदा रिवर फ्रंट, ये आपका बनाया जा रहा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे NAM हो गया। ओ से हो गया आपका ओजस्वी मानव संसाधन। तो ओजस्वी मानव संसाधन में आपको क्या करना है कि अपने मानव संसाधन को क्या कर देना है, अपने जो जनसंख्या है उसे संसाधन के रूप में तैयार कर देना है। अब ये कैसे संसाधन के तौर पर तैयार होगी, ये आपका जो है इन बिंदुओं के आधार पर तैयार होगी कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाई जाएगी, AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग दी जाएगी, खिलाड़ियों को, कृषकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आगे आ गया ज्ञान पर आधारित है ये हमारा बजट। G से हो गया गरीब कल्याण, Y से हो गया जो भी अलोकेशन है वो इन बिंदुओं पर किया गया है। G मतलब गरीब कल्याण, Y मतलब यंग युवा यूथ, और आपका A मतलब अन्नदाता किसान, और N मतलब नारी। इन्हीं बिंदुओं पर जो बजट का अलोकेशन है उसको आपको थोड़ा सा, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें बजट का एलोकेशन देखना पड़ता है। तो सबसे पहले है गरीब कल्याण। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बजट के एलोकेशन है, इतना कोई याद नहीं रख सकता है, ना ही कोई फ़ायदा है, क्योंकि ये सब बड़ी मुश्किल से ही एक आध इसमें फिगर है जो आप याद रख सकते हैं। फिर आपका Y से GY आ गया आपका युवा में अगर आप चाहो तो 178.83 करोड़ शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत है। और एक नई चीज़ आ रही है कि बुक्स के साथ आपका किताब भी दी जाएगी। तो ये परियोजनाएं होती, ये जो योजनाएं होती हैं इन पे अलोकेशन होता है। तो हर एक के लिए मुश्किल है कि इस तरह से आपको पूछ लें कि किस में कितना अलोकेशन है।
फिर आ गया ए मतलब अन्नदाता। यहाँ पर एक आध बिंदु आपको याद रखना है, जैसे कि हाउस ऑफ हिमालय। आप जानते ही हैं उत्तराखंड के जितने भी प्रोडक्ट हैं जो हम उत्तराखंड में उत्पादित करते हैं, जैसे कि आप बुरांश का जूस है, जैम, ये सब बनता है, पहाड़ में बिकता है, इन सबको एक ब्रांड नाम दिया गया है हाउस ऑफ हिमालय। तो हाउस ऑफ हिमालय के लिए कितना करोड़ का प्रोविज़न है? 15 करोड़ का। मिशन एप्पल का प्रोविज़न कितना है? 35 करोड़ रुपए का। इसके अलावा पढ़ना चाहें तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मत्स्य वाला ध्यान रख सकते हैं क्योंकि एक बर्निंग टॉपिक है, ज्वलंत मुद्दा है। 12.43। मिलेट वाला भी देख सकते हैं, 4 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया। इसके बाद ज्ञान ना में आ गया लास्ट में नारी सशक्तिकरण। यहाँ आप जरूर पढ़ सकते हैं, नंदा गौरा योजना, ये कई बार पूछा भी गया है। 157.84 करोड़ है। अगर चाहो तो इसमें महालक्ष्मी योजना, ये भी आप डिस्कस कर मतलब दिमाग में बैठा सकते हो। आंचल अमृत योजना आप जानते ही हैं, जो स्कूलों में दूध दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी में दूध दिया जा रहा है, आंचल वाला सूखा दूध घोल के पिलाया जा रहा है, तो वो उसमें भी आप 14 करोड़ का अलोकेशन है। अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी फिगर बहुत हैं, इतनी फिगर कोई याद नहीं रख सकता। यहाँ पर भी आपको फिगर याद रखनी पड़ेंगी, जैसे ये वाला तो आपको याद रखना ही रखना है। 101, 175 ये बजट का आकार है और पिछली बार की तुलना में 13.38% अधिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं? 59,954, यानी 59, फिर उल्टा कर दिया आपका 95। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से भी याद रख सकते हो, 59 फिर उल्टा कर दिया 95, फिर आपका 4 है। तो इतना ही याद कर लोगे तो इतना भी काफ़ी है। ये आपका पूंजीगत प्राप्तियां हैं। राजस्व प्राप्तियां ज़्यादा पूछी जाती हैं बजाय पूंजीगत, सॉरी ये राजस्व व्यय हैं, व्यय है। तो राजस्व व्यय है आपका 59,954, सॉरी ये राजस्व व्यय है, तो इसको भी आपको याद रखना है 59,954। और पूंजीगत व्यय है आपका 41,220, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बजट में जो प्राप्तियां हैं वो कुल प्राप्तियां हैं 10,10,34। इस तरह से आप याद रखें, प्राप्तियां जरूर याद रखेंगे और व्यय जरूर। कुल प्राप्तियां और कुल व्यय ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, कुल प्राप्तियां और कुल व्यय। तो यहाँ आप जरूर ध्यान रखेंगे, राजस्व व्यय आपका इतना है, पूंजीगत व्यय इतना है और पूंजीगत परिव्यय इतना है। कुल प्राप्तियां आपका 10,10,34, राजस्व प्राप्तियां 62,540 और पूंजीगत प्राप्तियां 38,494। तो थोड़ा सा ये फिगर, ये वाली तो ध्यान रखनी चाहिए। एक ये फिगर भी आपका केंद्रीय बजट में भी पूछी जाती है कि रुपया कहाँ से आता है, तो एक ये जरूर ध्यान रखेंगे कि कहाँ से आता है। तो आप देखोगे स्वयं का कर राजस्व से हमारा रुपया ज़्यादा आता है 29.38। इसके बाद अगर आप देखोगे तो केंद्रीय सरकार से सहायता आपको 22% मिलती है, ये भी आपका प्रश्न आता है। तो ये भी दो फिगर तो एटलीस्ट आप ध्यान रखेंगे। और रुपया कहाँ चला जाता है, तो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा रुपया अगर आप इसमें देखोगे, हमारा ये वाला सेक्शन है, ये है आपका अन्य व्यय में। लेकिन अन्य व्यय करके तो पूछा नहीं जाएगा, सेकंड जरूर पूछा जा सकता है। तो वेतन भत्ते मजदूरी पर हमारा जो है 23.98 खर्च होता है। ये रुपया कहाँ जाता है? 23.98% जा रहा है वेतन भत्ते मजदूरी में। तो इस तरह से ये भी एक प्रश्न बनता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये फिगर भी आपको याद रखनी है। अब आप कुछ और विशेषताएं देख लो। पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट हमारा बना है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के तहत 14,763.13 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय किया गया है। मत्स्य योजना का मैंने वहाँ भी बताया था, ये याद रख सकते हैं, 146 करोड़। और इसके अलावा स्टार्टअप वेंचर, आजकल स्टार्टअप टर्म बड़ा चलती है, तो ये भी याद रख लें 20 करोड़ रुपया। प्रवासी उत्तराखंड हुआ था सम्मेलन, तो 1 करोड़ रुपया है, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, आएगा मुश्किल से ही क्योंकि फिगर बहुत छोटी है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जैसे आप देखते हो बहुत सारे देशों में, प्रदेशों में सॉरी, रिवर फ्रंट यानी जो नदियां हैं उनके किनारों को स्वच्छ बना के टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही उत्तराखंड में भी शारदा कॉरिडोर
बनाया जाएगा। इसके लिए कितना प्रोविज़न है, 10 करोड़ रुपए का, ये भी आप ज़रूर ध्यान रख लेंगे। कुछ फिगर ये नीचे हैं लेकिन इनको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप और देखोगे, यूसीसी के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये आप जानते ही हैं, चर्चा में है, इसीलिए इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आ गया आपका सारा, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन। तो ये जो हमारे नदियां हैं या हमारे गाड़ गदेरे हैं, इनको जिंदा करने के लिए ये एक सारा बनाया गया है या अभियान है ये। तो इसमें कितने एलोकेशन है, 125 करोड़ का, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी आपका बीएनएस जो अब आईपीसी की जगह पर है, इसके लिए 20 करोड़ का, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि आए। जलवायु परिवर्तन एक मुद्दा रहता ही है, जलवायु में परिवर्तन के शमन के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया है, ये फिगर भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कुछ एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि जो अभी हम बात कर रहे थे एफआरबीएम, तो एफआरबीएम अधिनियम का अनुपालन किया गया है। राजस्व आधिक्य का बजट है, राजस्व घाटे का बजट नहीं है। और जो राजकोषीय घाटा है, जैसे मैंने बताया था कि 3% की सीमाएं बना रखी थी पहले, तो उसके अंतर्गत ही है। तो ये राजस्व अधिक्य और राजकोषीय घाटा इसके 3% के अंदर ही बना रखा है। ये आपका सिनॉप्सिस है। कितनी राजस्व प्राप्तियां हैं आप देखोगे, 62,540। कर राजस्व कितना है, 39,917। और करेत्तर राजस्व 22। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं, 38,494। और ये अंदर से पढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये पढ़ सकते हैं राजस्व प्राप्तियां नंबर 1, नंबर 2 ये पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपको कुल प्राप्तियां याद रखनी है, 10-10-34, ये आपको ध्यान रखनी है कुल प्राप्तियां। अब इसके बाद आपको व्यय याद रखने पड़ते हैं, तो कुल व्यय ही याद रख लो। कुल व्यय है आपका ये 10,11,175 कुल व्यय। तो राजस्व घाटा कितने का हो गया, राजस्व घाटा हो गया 25,85 का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजकोषीय घाटा आपका है राजकोषीय घाटा है 12,604 माइनस में। तो इस तरह से ये आपको फिगर कुछ ध्यान पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण भी बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था, वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जीएसडीपी होता है, तो वो कितना है इसको याद रखेंगे आप। 2025-26 का जीएसडीपी ये है 42,93,07, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका ये वाला सकल घरेलू उत्पाद, ये वाला जो है प्रचलित भाव वाला जो होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये है आपका 3,78,000 करोड़। अगर आप एग्जैक्ट फिगर देखेंगे 3,78,245, इसको ज़रूर याद रख लेंगे आप, 3,78,245, ये ज़्यादा पूछा जाता है। केंद्रीय बजट में भी ये पूछे जाते हैं फिगर। अब प्रति व्यक्ति आय जरूर ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की है 246,178। और इस वर्ष जो अनुमानित है इसके लिए 24-25 के लिए वो है आपका 274,064। 2024-25 के लिए जो अनुमानित हुई है वो है 274,0, यानी पिछले बार की तुलना में इस बार 11.33% की वृद्धि है। अगर हम राष्ट्रीय में देखेंगे तो लास्ट टाइम राष्ट्रीय थी 184,205। इस बार जो 2024-25 में अनुमानित की जा रही है वो है 2,01,62, यानी वहाँ पर वृद्धि हुई है राष्ट्रीय में 8.7। दोनों फिगर ही आपको याद रखनी है। और यहाँ पर वृद्धि हुई है 11.33। ये फिगर आप याद रखेंगे। ये वाली नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा, ये वाली याद रखनी पड़ेगी। 200,162 और 274,064, वृद्धि कितनी है 11.33। इसकी वृद्धि ना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसकी आय जरूर याद रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से उत्तराखंड की आय भी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की है। और उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, यानी कृषि, मत्स्यिकी, ये सब का योगदान कितना है 9.8,
द्वितीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 43.5 और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है 46.7। तो सबसे ज़्यादा योगदान है तृतीयक क्षेत्र का। ये प्रश्न आ भी चुका है। प्राथमिक क्षेत्र 9.83, तीनों फिगर आपको याद रखनी है। द्वितीयक क्षेत्र का 43.46 और द्वितीयक क्षेत्र का 43.46 और आपका तृतीयक क्षेत्र का है 46.71। तो ये आपको फिगर सारी याद रखनी है। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। वीडियो थोड़ा बड़ा है, ज़रूर देखिएगा। आपका देखने का धन्यवाद, वीडियो देखने का धन्यवाद। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD, देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।